बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि है ग्रुप 5th एंड ग्रुप 6th एलिमेंट्स, यानी कि 15th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने स्टडी करना है जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग जस्ट ग्रुप 5th एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ग्रुप 6 एलिमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा फोकस रहेगा ग्रुप 5th एलिमेंट्स। सबसे पहले हम ग्रुप के एलिमेंट्स को देख लेते हैं। इस ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो हैं जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड ये एक और एलिमेंट है जिसको हम वैसे स्टडी नहीं करते यूजुअली, मॉस्कोवियम, ठीक है। ये सिंथेटिक एलिमेंट है और पहली बार इसे 2003 में बनाया गया था। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो स्टेबल भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे इसका नेम एंड सैम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों को पता है हमेशा से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहले ग्रुप का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम देख लेते हैं, उनके सैम्पल्स देख लेते हैं। और ट्रिक तो आप लोगों को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में ही बता दी थी, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को किस तरह से कौन सी टिप से आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एन नेपाल, पी पाकिस्तान, एस ऑस्ट्रेलिया, एस बी सब और बी आई से आप लोगों ने ब्यूटीफुल याद रखना है, ठीक है। और एम सी एडिशनल है, तो इसके लिए आप लोग कोई और वर्ड साथ में यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जैसे हमने पिछले ग्रुप में देखा था 4th ग्रुप में, तो वहाँ पे हमने देखा था 2s2 2p2 था, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो 2s2 2p3 और फर्स्ट का, ठीक है। यानी कि जनरल हम लोग बात करें ना तो ns2 np3 हो जाएगा इनकी मीन के जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पूरे ग्रुप की। और वैसे आप देखें तो जैसे जैसे हम एक एक पीरियड नीचे जाते जाएंगे तो एक एक शेल की एडिशन होती जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे जो है 2s2 2p3, 3s2 3p3 और फिर 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3 एंड 7s2 7p3। तो ये इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स की बात करें तो फिज़िकल स्टेट में नाइट्रोजन जो है ये डायटोमिक फॉर्म में गैस में एग्जिस्ट करती है, ये गैस हमारे पास, और मीन के डायटोमिक फॉर्म में। और फास्फोरस जो है ये सॉलिड है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है। मीन के जस्ट जो नाइट्रोजन है वही गैस है। उसके बाद इनकी जो है हम मेटेलिक करैक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। तो फर्स्ट 2 जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, नेक्स्ट 2 जो हैं ये मेटलाइड्स हैं, और नेक्स्ट 2 जो हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे पास ग्रुप होता है उसकी हाईएस्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट उन सारे एलिमेंट्स की वही होती है जो उनका ग्रुप नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 5th है, तो इस वजह से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग उस मतलब 5 में से 2 S वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, जैसे कि टोटल S और P में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो S वाले 2 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दें तो बाकी 3 बच जाते हैं, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मीन जो +3 है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी रीज़न भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करता है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो +3 वाली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इसमें मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो जो मेटल्स होती हैं वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करती, मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करती हैं। तो इस वजह से डाउन द ग्रुप जो है -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। इसके अलावा अब आप लोग देखें तो जो फर्स्ट मेंबर है जो कि नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये एलिमेंट, जैसे +5 +3 +2 +4 +1 0 -2 एंड -3, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स में इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। इसके अलावा फास्फोरस की बात करें तो इसकी -3 +3 और +5 हैं, और बाकी सब की जो है वो +3 और +5, लेकिन जो लोअर मेंबर्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो हायर मेंबर हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोअर मेंबर जो हैं वो +3 में और हायर मेंबर जो हैं वो +5 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख लें अगर, तो हमारे पास जो है आर्सेनिक के एग्जांपल देखें तो इसमें जो है +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो इसका आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा अपने आयनिक कंपाउंड में, ठीक है।
और बिस्मथ की बात करें तो ये +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी इसकी ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू +5। ये बात हो गई जी ऑक्सीडेशन स्टेट की। उसके बाद हम बात करें तो साइज़ इनका कोई यहाँ पे जो है वो डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज़ सबसे कम होगा और यहाँ पे बिस्मथ का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, या फिर मॉस्कोवियम का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक वेरिएशन है। वो वेरिएशन क्या है, याद रखें कि बिस्मथ का कम होता है और जो SB है उसका जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो इस वजह से ये जो जर्नल चीज़ें हैं जो कि हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इनकी रीजंस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं रीजंस एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो आप लोग जो भी इसकी वजूहत हैं वो पिछले वाले लेक्चर से समझ सकते हैं। मॉस्कोवियम की बात करें तो ये सिंथेटिक फर्स्ट जो है बनाया गया था इसे 2003 में। सिंथेटिक एलिमेंट है और इसका जो 289 वाला जो आइसोटॉप है उसकी हाफ लाइफ 220 मिली सेकेंड्स है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग वेरिएशन को हमेशा याद रखें, जहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है तो वो खास तौर पे MCQs के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आप लोग चेक करें तो नाइट्रोजन का सबसे कम, फास्फोरस का उससे ज़्यादा, और नीचे जो है वैसे डिक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन क्या आ रही है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अगर आप लोग इसको नोट करें तो नाइट्रोजन का अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो नाइट्रोजन का सबसे कम, फास्फोरस का उससे ज़्यादा, बिस्मथ का उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज क्या है, आपके पास चेंज ये आ रहा है जी, यहाँ पे एंटीमनी जो है ना उसका कम हो जाता है और आर्सेनिक का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे पास बेसिकली चेंज आ रहा है कि बिस्मथ जो है उसका कम है, एंटीमनी का उससे ज़्यादा है, और आर्सेनिक जो है वो बिल्कुल लास्ट पे आ जाता है, आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोवेलेंसी की बात आ जाती है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन के लिए 4 है क्योंकि इसके पास D ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता। फास्फोरस के लिए 6 है क्योंकि इसके पास D ऑर्बिटल वैकेंट होता है। नाइट्रोजन का आप लोगों को पता है कि सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है ये एलिमेंट, तो सेकंड पीरियड में आपके पास जस्ट P ऑर्बिटल तक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब शेल्स होते हैं, बाकी जो है इसके पास D वाला वैकेंट नहीं होता, तो इस वजह से जो है इसके पास जो है वो कोवेलेंसी जो है इसकी 4 है। फास्फोरस की बात करते हैं ना तो ये PCl5 का अगर हम Cl नेगेटिव के साथ इसको कंबाइन करें तो PCl6 नेगेटिव आ जाता है। अब अगर आप लोग वैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हम लोग कहेंगे कि इसकी जो है ग्रुप जो है वो 5th ग्रुप है, तो इसके मैक्सिमम जो है 5 मज़ीद 5 एलिमेंट्स को एटम्स को इसके साथ कंबाइन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 क्यों कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल है, इस वजह से फास्फोरस जो है वो यहाँ पे इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा और ये सारे इसके जो है इसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे। उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन और फास्फोरस की +1 to +4 बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में इसकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती हैं। जैसे HNO2 की बात करते हैं तो ये NO में चेंज होगा और HNO3 में प्लस वाटर में। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है और NO में +2 है और फिर +5 है। तो मीन के एक ही हमारे पास स्पीशी है जो कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रही है, एक जगह पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, एक जगह पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और नाइट्रोजन में और फास्फोरस में ये एबिलिटी है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में। H3PO3 की बात करें तो इसमें आप देखें तो +3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ये फॉस्फीन में चेंज हो रहा है और ये यहाँ पे इसकी +5 और यहाँ पे -3 है, तो एक जगह पे इसकी ऑक्सीडेशन और एक जगह पे रिडक्शन हुई। मीन +3 से +5 में गया ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो ऑक्सीडेशन हुई है इसकी, और +3 से -3 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, इट्स मीन कि इसकी रिडक्शन हुई है जहाँ पे। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। एलोट्रॉपी की बात करें तो तकरीबन सारे जो है ये एलोट्रॉपी शो करते हैं, एलोट्रॉपी का फिनोमेना सिवाय बिस्मथ के, ठीक है। एलोट्रॉपी क्या होती है, कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा जब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और कंपाउंड के लिए हम क्या कहते हैं, कंपाउंड के लिए आप लोगों को पता होगा कि कंपाउंड के लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं, इनके ट्राई हाइड्राइड्स की बात करें NH3 PH3
ASH3, SBH3 एंड BIH3, ठीक है। तो ये डाउन द ग्रुप जो है ना, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज़ कर रही होती है क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इट्स मीन कि ये ईजिली जो है वो टूट जाएंगे और अपना हाइड्रोजन दे देंगे किसी भी और स्पीशी को। तो इस वजह से इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो किसी और स्पीशी के साथ ये हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होंगी। और ये लिविस बेसिक स्ट्रेंथ शो करते हैं और ये भी इनकी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ करता है, तकरीबन 90 डिग्री रहता है ऑलमोस्ट, और इसको हम ड्रैगो रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास NH3 जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, फिजिकल केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सारे 5th ग्रुप के मेंबर से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। BIH3 जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेज, ठीक है। इसकी वैन डर वाल्स फोर्सेज जो है वो NH3 पे भी डोमिनेट कर जाती हैं, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। देन आपके पास जो है एंटीमनी का है, देन अमोनिया का है, देन आपके पास जो है ASH3 का एंड PH3 का। उसके बाद हैलाइड्स की बात करते हैं। ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स, दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं ये। जैसे आपके पास NF3 NCl3 नाइट्रोजन के साथ अगर हम हैलोजेंस को चेंज करते जाएं डाउन द ग्रुप, तो ये आपके पास जो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो दोनों जो है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनकी बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ओवरलैप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके सारे जो हैलाइड्स हैं ट्राई हैलाइड्स नाइट्रोजन के, पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली रिलेटेड होती है पोलराइजिंग पावर के, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के। ये एक एडिशनल पॉइंट था जो कि मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे जो है ये 3 फैक्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ से याद करने हैं। और आगे हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे बाकी ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है इसमें पेंटा हैलाइड बनाने की एबिलिटी नहीं है। और इसमें भी आप लोगों को रीज़न समझ आ गई होगी, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दोनों का डिफरेंस याद रखें, दोनों नहीं बनाते पेंटा हैलाइड। रीज़न क्या है, नाइट्रोजन में रीज़न अलग है कि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, और बिस्मथ में जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी पेंटा हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं होती। ऑक्साइड्स की बात करें तो इनके ऑक्साइड्स 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे हम EO3 कह सकते हैं या फिर M2O3 कह सकते हैं, ठीक है। M जो है वो मेटल के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं, और M2O5 M2O4 और इस तरह के जो है ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। M2O3 M2O4 या E2O4 E2O5, ठीक है। इस तरह के ये आपके पास ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ई से मुराद यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं। ये सारे मेन 5th ग्रुप के मेंबर्स हैं। और इसमें आपके पास अगर हम नीचे मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे ऑक्साइड्स, N2O3 P2O3 AS2O3 SB2O3 एंड Bi2O3, इनका जो बेसिक करैक्टर है ना डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा होता है। फर्स्ट 2 जो हैं ये एसिटिक ऑक्साइड्स हैं, नेक्स्ट 2 एम्फोटेरिक हैं, और नेक्स्ट लास्ट 1 जो है वो बेसिक है, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो बिस्मथ के अलावा बाकी सारे ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, और इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स में, ठीक है। डिफिनेशन आप देखें ऑक्सी एसिड्स की तो ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं एंड अनदर एटम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एक और एटम होगा, और वो यूजुअली नॉन मेटल का एटम होगा, और इनको जो है हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, या फिर इनको ऑक्सीजन एसिड्स भी कहते हैं, या फिर टिमारी एसिड्स भी कहते हैं, या ऑक्सो एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, इनको हम डिटेल में देखेंगे। 2 ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके पास HNO3 होता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और जो नाइट्रस एसिड है वो HNO2 होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। नाइट्रिक एसिड में आपके पास नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, और फिर एक तरफ OH लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप लॉन पेयर्स को भी याद रखिएगा कि टोटल जो है नाइट्रिक एसिड के अंदर लॉन पेयर्स 2, 2, 4, 2, 6 और 7 लॉन पेयर्स हैं। इसके अलावा एक पाई बॉन्ड है, और बाकी सारे जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नाइट्रिक एसिड में आप देखें तो HNO2 होता है, और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, और दूसरी तरफ OH के साथ इसका बॉन्ड होता है, ठीक है। और टोटल इसमें लॉन पेयर 4 नज़र आ रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड जो है वो 3 नज़र आ रहे हैं, 2 सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, मीन के सिग्मा बॉन्ड 3 नज़र आ रहे हैं आपको, और 1 पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रस एसिड को डिटेल में देखेंगे, यानी HNO2 को, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी डिटेल देखें तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। इसको प्रिपेयर किया जा सकता है N2O3 से, डाई नाइट्रोजन ट्राई
डाइऑक्साइड से प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे और इस तरह से हम आपके पास नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन हो जाएगी। या फिर हम बेरियम नाइट्रेट से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेरियम नाइट्रेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बेरियम सल्फेट और नाइट्रस एसिड बनता है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ओनली जो है वो पाया जाता है साल्ट्स की फॉर्म में, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, सिर्फ जो है ये कुछ हद तक डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में स्टेबल है, वैसे जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। रिएक्शंस की बात करें तो इसकी जो डिकम्पोजिशन है, यानी नाइट्रस एसिड जब टूटता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और साथ में वाटर की प्रोडक्शन होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है? क्योंकि जब इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयोडाइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, टिन क्लोराइड को, इनकी जो है ये ऑक्सीडेशन करवा सकता है। किस तरह से कि आप लोग देखें तो यहाँ पे इन जो स्पीशीज़ के मैंने नेम लिए हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें आयोडीन की, सल्फर की और टिन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देखें तो फास्ट में नाइट्रस एसिड का जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की -1 से 0 में जा रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, इट्स मीन कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर की +4 से +6 में जा रही है, मीन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई। टिन की +2 से +4 में जा रही है तो इसकी भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहाँ पे आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना इन चीज़ों को, जस्ट इनको समझना है। जब आपको समझ होगी तो कोई भी आपके पास चाहे इक्वेशन आ जाए, चाहे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग जब अपना सेंस यूज़ करेंगे, जब आप रिकॉल करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, क्या फैक्ट था या क्या जो है वो कंसेप्ट था, तो फिर आप लोग ईजिली इसको जो है वो MCQs को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन MCQs की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है, पहले आप लोग ये चीज़ें याद करें। इंशाल्लाह ताला हम लोग MCQs के लिए भी एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली सारे चैप्टर्स के MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी ये एक्ट करता है एज इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू HNO3। जैसे कि इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है, तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट करता है। जब इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा और इसमें आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, KMnO4 H2SO4 एंड नाइट्रस एसिड K2SO4 MnSO4 एंड वाटर एंड HNO3। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली देखें तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 2 4 में से 1 माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे +3 है नाइट्रोजन की, इसमें आप देखें तो ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 ऑक्सीजन एटम है तो -6 हो जाएगी। ऑक्सीजन की +1 है, 6 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे +5 आ जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है वो +3 आ रही थी, तो +3 से +5 में जा रही है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा ब्रोमीन के साथ नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तब भी जो है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरी स्पीशी की रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस के साथ जब इनका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड का तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। इट्स मीन कि ये एक एसिड है क्योंकि एसिड्स में जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही होता है कि साल्ट और वाटर की प्रोडक्शन होती है। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो है वो कन्फर्म हो रही हैं इसकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ और इस तरह से जो है ये आपके पास रिएक्शन होगा और नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। ठीक है, HNO3 का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड जो है ना HNO3 इसका फार्मूला होता है और इसको पहली बार जो है जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किया था। जाबिर बिन हयान ने फर्स्ट जो एसिड प्रिपेयर किया था वो नाइट्रिक एसिड था और बाद में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रिपेयर किया था। और फर्स्ट एसिड, पहला एसिड जो पहली बार डिस्कवर हुआ था एसिड, तो वो यही एसिड था, नाइट्रिक एसिड था। और इसको एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। एक्वा का मतलब होता है वाटर या उर्दू में जिसे हम आब कहते हैं, और फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या उर्दू में इसे हम तेज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो तेज़ और आब को मिला के तेज़ाब बन जाएगा, या फिर एक्वा फोर्टिस का मतलब है स्ट्रॉन्ग वाटर। तो नाइट्रिक एसिड इसको इसी वजह से कहते हैं कि ये एक तेज़ तेज़ाब है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, ये कलरलेस वॉलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है, और इसकी चॉकिंग स्मेल होती है। अच्छा, चॉकिंग से याद आया कि जो 5th एलिमेंट्स हैं, सारे जो ग्रुप है 5th ग्रुप, इनको जो है ना एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है जो कि होता है निक्टोजन, PNITO
GENS निक्टोजेंस। निक्टोजेंस का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चोकिंग या सफोकेटिंग, यानी कि जो हमारे पास ये नाइट्रोजन फैमिली है ना, मीन के नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, 5th ग्रुप है, तो इनको निक्टोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसे इनहेल किया जाए तो इसकी चोकिंग या सफोकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस वजह से 5th A वाले एलिमेंट्स को निक्टोजेंस भी कहते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड जो है इसकी चॉकिंग स्मेल होती है, फ्यूम स्ट्रांगली इन एयर, सॉवर टेस्ट होता है, पंजेंट स्मेल होती है। और इसके अलावा जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो 68% प्योर होता है और उसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर लीटर होती है। कंसनट्रेटेड 98% प्योर होता है, उसकी डेंसिटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.5 ग्राम पर लीटर होती है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 83 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन के मेथड्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम लोग 2 मेथड देखेंगे, एक बिर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस है और दूसरा जो है हमारे पास ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। बिर्कलैंड एंड आइट प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं उसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जाता है। तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन। और उसके बाद जो हमारे पास NO ऑब्टेन होता है, हमें उसकी कूलिंग करते हैं कूलर के अंदर। ठीक है, जब कूलिंग होती है और इसका टेम्परेचर पहले 3000 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और कूलिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि इसकी डिकम्पोजिशन ना हो। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के अंदर जो NO प्रोड्यूस हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे और NO2 गैस हमें ऑब्टेन होती है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर में NO2 में वाटर को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनता है और साथ में नाइट्रस एसिड बनता है। फिर लास्ट जो है ये आप कह लें कि एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया कि जो नाइट्रस एसिड बनना है उसको दोबारा जो है ऑक्सीडेशन उसकी हो जाएगी नाइट्रिक एसिड में, और वो अनस्टेबल है तो वो जो है वो चेंज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में और हमारे पास NO और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो NO को हम अगेन जो है स्टेप में ला के यूज़ कर सकते हैं सेकंड स्टेप में, और HNO3 को हम जहाँ से अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में जो फर्स्ट जो आपके पास चैम्बर होता है ना वो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है। उसके अंदर जो है जो अमोनिया है, अमोनिया और ऑक्सीजन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन आप कह लें करवाते हैं हम। तो प्लाटिनम जो है, प्लाटिनम गाज यहाँ पे यूज़ की जाती है, प्लाटिनम की जाली यूज़ की जाती है जो कि कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखा जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। फिर दूसरा स्टेप सेम उसी तरह है कि NO की ऑक्सीडेशन होगी, NO2 गैस ऑब्टेन होगी, NO2 को वाटर में अब्जॉर्ब करवाया जाएगा और नाइट्रिक एसिड हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट था कैटालाइटिक चैम्बर होता है, दूसरा ऑक्सीडेशन चैम्बर होता है और तीसरा एब्जॉर्प्शन टावर होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट आप बात करें तो जो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है वो 68% प्योर होता है और इसके वेपर्स को पास करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है, यानी कि ये प्योरीफाई हो जाता है 68% से, इसकी प्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये हो गया 2 इंडस्ट्रियल मेथड। देन आपके पास आ जाता है लैब मेथड। लैब में पोटेशियम नाइट्रेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है, तो आपके पास नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है और साथ में जो है KHSO4 की प्रोडक्शन भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ जाती हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिकम्पोजिशन जब होती है नाइट्रिक एसिड की लाइट की मौजूदगी में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती हैं। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ देखें तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल सी बात है। तो जब आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा, और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होगी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसने ऑक्सीडाइज हो जाना है NO2 में। अब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रिक एसिड में कितनी थी, +5 थी। ठीक है, और NO2 गैस में कितनी है, यहाँ पे 4 एंड कितनी हो जाएगी -4 ऑक्सीजन की तो +4 नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज हो रही है, +5 से +4 में जा रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिक्रीज़ हो रही है तो इसकी रिडक्शन हुई है, इसकी अपनी रिडक्शन हुई है तो ये किसी और स्पीशी की ऑक्सीडेशन करवाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कि यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से जिस भी स्पीशी के साथ ये रिएक्ट करेगा तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, खुद ये रिड्यूस होगा। यहाँ पे याद
रखें कि नाइट्रिक एसिड के डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ डिफरेंट रिएक्शंस हैं और आप लोग जो है इनको इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही ऐसी चीज़ कि इसको आप लोग बार बार जितनी बार रिवाइज़ करना चाहें करें, जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप लोग रिवाइज़ करें, लिख के करें, ज़ुबानी याद करें, जैसे भी करें, जैसे आपको ठीक लगता है। लेकिन इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी जो है ये आप लोगों को एंड तक याद रहेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉन मेटल्स के साथ अगर इसके रिएक्शंस करते हैं ना, तो एक ये जनरल रिएक्शन आप लोग याद रख लें कि नाइट्रिक एसिड का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है या मेटल के एसिड्स बनते हैं, वाटर और साथ में NO2 गैस। ठीक है, अब ये नीचे जो मैंने जितनी भी एग्जांपल दी हैं, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस की, नाइट्रिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, एसिड्स बन रहे हैं, ऑक्साइड्स या एसिड बनेगा, वाटर बनेगा और NO2। ठीक है, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह आप लोग इसको जनरल वे में याद रखें। और उसके बाद हम बात करते हैं मेटलाइड्स की, तो मेटलाइड्स के साथ ऑक्सी एसिड बनेगा और वाटर और NO2। ठीक है, तो मेटलाइड के साथ भी सिंपल सी बात हो गई, ये याद रखें। फिर थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस कर लें। मेटल्स के साथ बात करते हैं तो मेटल्स के साथ जो इनके रिएक्शन होते हैं ना नाइट्रिक एसिड के, ये ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस तरह से कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। जैसे आपके पास गोल्ड, टाइटेनियम, इरिडियम और प्लैटिनम की बात करते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करती नाइट्रिक एसिड के साथ। ये आप गुड टिप से याद रख सकते हैं या फिर टिपाल गुड टी से याद रख सकते हैं। ठीक है, गुड टिप में G जो है ये गोल्ड के लिए और T जो है वो टाइटेनियम के लिए, I इरिडियम के लिए और P जो है वो प्लैटिनम के लिए। ये चारों मेटल्स आपको याद हो जाएंगी और ये जो है वो रिएक्ट नहीं करती नाइट्रिक एसिड के साथ। टिपाल गुड टी में आप T, I, P, टिपाल की ये तीनों लेटर्स और गुड का G। ठीक है, ये चारों लेटर जो हैं इन चारों मेटल्स को शो कर रहे हैं। तो जो आपको टिप अच्छी लगती है उस टिप से आप लोग इसको याद रख लें, गुड टिप से कर लें या फिर टिपाल गुड टी से कर लें। उसके बाद निकल, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये जो है पैसिव हो जाती हैं क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में। तो यहाँ पे NiCCA, आपको नाइसा इसको पढ़ लें या निका पढ़ लें। ठीक है, ये जो है इसके पास, इसमें जो है आपके पास फर्स्ट N निकल, I जो है आयरन और C जो है वो कोबाल्ट को शो कर रहा है, नेक्स्ट C जो है क्रोमियम को शो कर रहा है, नेक्स्ट A जो है एल्यूमिनियम को। तो ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये पैसिव हो जाती हैं नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर प्रोड्यूस हो जाती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके अलावा टंगस्टन और यूरेनियम जो हैं वो अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं, टंगस्टन और यूरेनियम, ये वैसे याद कर लें। फिर हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज़ की बात करते हैं तो इनका जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इनके नाइट्रेट्स बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा मरकरी, कॉपर, लेड और सिल्वर वगैरह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इनके भी नाइट्रेट बनते हैं, साथ में NO। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। मरकरी, कॉपर, लेड और टिन का कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इनके नाइट्रेट, NO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है। हाँ जी, जिंक और सल्फ़र की बात करते हैं तो जब हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, जिंक का बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अलावा सल्फ़र का वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और टिन का जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इनके रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स बनेंगे, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसके अलावा जिंक का डाइल्यूट एसिड के साथ करवाएंगे तो आपके पास नाइट्रेट, N2O और वाटर, मीन प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, वाटर और नाइट्रेट तो वही आ गया लेकिन यहाँ पे चेंज आ रहा है। पहले अमोनियम नाइट्रेट बन रहा था वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक का। ठीक है, और अब जो है वो N2O बनेगा। जिंक का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास नाइट्रेट, NO2 एंड वाटर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने बेसिकली याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी आयरन फेरस सल्फेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिंग टेस्ट जो है उसकी बुनियाद है ये रिएक्शन। इस साल्ट एनालिसिस में जो है हम ये यूज़ करते हैं और ये हम यूज़ करते हैं नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन के लिए। ये टेस्ट किया जाता है और रिंग कम्प्लेक्स जो बनता है वो ब्राउन कलर का होता है और उसका फार्मूला होता है FeH2O5NO2 पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आप बात करें तो H2S के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड का, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ पे जो सल्फ़र है उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन क्योंकि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, -2 से 0 में जा रही है। ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 से 0 में जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो आयोडीन की भी ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई नाइट्रिक एसिड की। हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे वही होगा जैसे हमने पीछे देखा था कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे CH4 के साथ आप करवाएंगे ना तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और NO2 जो है उसकी एडिशन हो जाएगी, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3NO2 बन जाएगा और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मीन के हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड में से OH ग्रुप निकलेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी और नाइट्रो ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन वाले जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है वहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो मीन के रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइसरीन जो
जो है उसका रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो आपके पास ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन बनता है जिसको डायनामाइट कहते हैं। ये एक एक्सप्लोजिव है और स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिएगा, CH2 CH CH2 और इसमें OH 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 लगा हुआ है तीनों कार्बन के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लाइसरीन का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लाइसरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से तीन वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, यहाँ से 3 OH और यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो आपके पास NO2 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 एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोग्लाइसरीन बनेगा जिसको डायनामाइट कहते हैं और डायनामाइट जो है ये एक एक्सप्लोजिव है जिसको अल्फ्रेड नोबल ने जो है फर्स्ट टाइम बनाया था और उन्हीं के नेम पर जो है वो नोबल प्राइज़ भी दिया जाता है। उसके बाद टोलुइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास TNT की फॉर्मेशन होगी यानी ट्राई नाइट्रो टोलुइन बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ये भी एक एक्सप्लोजिव है और इसमें कंडीशन याद रख लीजिए H2SO4 की मौजूदगी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें आपके पास पिक्रिक एसिड बनता है जो कि होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और पिक्रिक एसिड का ये फार्मूला भी याद रखिएगा और ये भी एक्सप्लोजिव के तौर पे एक्ट करता है। हीट करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब फिनोल को तो आपके पास पिक्रिक एसिड बनता है। यूजेस देखें नाइट्रिक एसिड के तो लैब में रिएजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी यूरिया अमोनियम या नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव के तौर पर से यूज़ किया जाता है, वार्निशेस और ऑर्गेनिक डाइज में यूज़ किया जाता है। एक्वा रिजिया बनाने के लिए यूज़ होता है। एक्वा रिजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्वा रिजिया जो है ये गोल्ड को और प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर तो इस वजह से जो है इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं। HNO3 और HCl दोनों को 1:3 रेशो में जब इनके वॉल्यूम को लिया जाता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो आपके पास नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में जो है नेसेंट क्लोरीन बनती है। तो यहाँ से जो नेसेंट क्लोरीन बनी है वही जो है बेसिकली यहाँ पे इसका काम आ जाता है। हमारे पास नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो NO बनता है और साथ में नेसेंट क्लोरीन बनती है। नेसेंट क्लोरीन कन्वर्ट करती है नोबल मेटल्स को यानी गोल्ड या प्लेटिनम को इनटू देयर क्लोराइड्स एंड विच आर सोलुबल यानी कि इनसोलुबल से सोलुबल फॉर्म में ये चेंज हो जाते हैं गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह और फिर इनको जो है डिज़ोल्व कर लिया जाता है और किसी भी फॉर्म में जो फिर उनको चेंज किया जा सकता है। दीज मेटल्स आर डिज़ोल्व्ड एंड गोल्ड को जब हम नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आरम क्लोराइड बनेगा, प्लैटिनम का प्लैटिनम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाले जो इनके कंपाउंड हैं जो इनके क्लोराइड्स हैं ये जो हैं सोलुबल होते हैं और ये डिज़ोल्व इनको कर लिया जाता है और इनके फिर डिफरेंट यूज़ किया जाता है डिफरेंट जगह पे। उसके बाद जी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कंप्लीट डिटेल में याद रखिएगा। टोटल यहाँ पे हम नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड्स को देखेंगे तो सबसे पहले है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरे नंबर पे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रस एनहाइड्राइड, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड, पाँचवें नंबर पे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रिक एनहाइड्राइड, छठे नंबर पे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या फिर डाइमर ऑफ ये NO2 भी है तो इसको हम अलग से अक्सर स्टडी नहीं भी करते, ठीक है। और फिर इनके हम पहले नंबर पे नेम मैंने आपको बता दिए, फिर हम इनके फार्मूले देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के देखेंगे सारे ऑक्साइड्स में और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो N2O होता है और इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वाटर का फार्मूला H2O होता है तो इसमें जो है H को जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें तो N2O जो है वो लाफिंग गैस का फार्मूला है। स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना दें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, या फिर आप नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाएं और ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएं तो जो इस तरह से भी N2O का स्ट्रक्चर बन जाता है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है यहाँ पे और ये कलरलेस गैस है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। फेंट प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, स्वीटिश टेस्ट होता है, फेयरली सोलुबल है वाटर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है जो कि NO जिसका फार्मूला होता है। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आपस में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन की +2 है, यहाँ पे हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो इसका मतलब है ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं है। कलरलेस है, हैवियर देन एयर है और स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर है, ये भी गैस है। उसके बाद डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रस एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है N2O3। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों नाइट्रोजन का आपस में सिंगल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के साथ दोनों का डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन के साथ एक नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। टोटल लॉन पेयर्स की बात करें 8 जो है वो लॉन पेयर्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। सारे बॉन्ड्स वगैरह और लॉन पेयर याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ब्लू एसिडिक सॉलिड होता है ये।
4th नंबर पे हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड। इसका फार्मूला होता है NO2 और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लॉन पेयर 5 होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ये भी पैरामैग्नेटिक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेल होती है, इसकी डिजॉल्व रेडिली इन वाटर एंड एसिडिक गैस है ये, ठीक है। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करें जो जिसे हम नाइट्रिक एनहाइड्राइड कहते हैं, फार्मूला N2O5 होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड होता है, सेंटर से ऑक्सीजन जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों का एक एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन का एक दोनों नाइट्रोजन का एक एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। लॉन पेयर्स काउंट कर लीजिएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 होती है, ये कलरलेस है, एसिडिक सॉलिड होता है। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो कि NO2 का डाइमर है, N2O4 इसका फार्मूला होता है। NO2 को अगर हम कूल करते हैं तो फिर हमारे पास ये हमें ऑब्टेन होता है N2O4 जो कि कलरलेस है और NO2 जो है ये ब्राउन कलर इसका होता है। और अगर हम N2O4 को हीट करते हैं तो हमें दोबारा से NO2 ऑब्टेन हो जाता है। स्ट्रक्चर देखें तो दोनों नाइट्रोजन का आपस में सिंगल बॉन्ड होता है, एक एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की, कलरलेस, एसिडिक सॉलिड है और या फिर लिक्विड हो सकता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल में हम देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं N2O। और इसमें आप देखें प्रिपरेशन देखें तो अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको हम अगर अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस बाय, अच्छा यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का हम हीट करेंगे ना इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमारे पास जो है N2O बनता है और साथ में वाटर। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो है ना ये है पॉइजनस, तो इस वजह से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक मिक्सचर से। उस मिक्सचर में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट दोनों का मिक्सचर जो है हम ले सकते हैं एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इससे एक्सप्लोजन हो सकता है, इसको हीट करने से पॉइजनस नहीं है बल्कि एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इस वजह से जो है अमोनियम नाइट्रेट को रिप्लेस किया जा सकता है बाय सोडियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट मिक्सचर। जिंक का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है, ये पीछे भी हमने रिएक्शन देखा है। और साथ में आपके पास जो है N2O बनेगा और वाटर। रिएक्शंस की बात करें तो ये कंबस्टिबल नहीं है लेकिन ऑक्सीजन की तरह कंबस्टन को सपोर्ट करती है ये गैस। सल्फ़र और फास्फोरस की कंबस्टन को सपोर्ट करती है। दोनों का जब हम N2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास दोनों के ऑक्साइड्स बनेंगे और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है इनकी कंबस्टन के दौरान। कॉपर के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो रेड हॉट कॉपर में से इसे पास करवाते हैं तो N2 में ये इसकी रिडक्शन हो जाती है N2O की रिडक्शन। आप देखें ना यहाँ पे इसकी जो है वो +2 है, +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और इसमें जो है वो 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रही है, इट्स मीन कि इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। फिर है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला NO होता है। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो कॉपर का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट साथ में NO और साथ में वाटर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो कि हमारे पास नॉर्मल एयर में एटमॉस्फेयर में भी ये दोनों गैसेज प्रेजेंट होती हैं। जब आपके पास जो है वो बिजली चमकती है बहुत ज़्यादा जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हो रही होती है तो तब जो है वो इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से वहाँ पे ये रिएक्शन हो जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का और NO गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। वैसे आर्टिफिशियली भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। रिएक्शंस की बात करें तो NO का वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो NO2 गैस प्रोड्यूस होती है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। NO की डिकम्पोजिशन होती है तो N2 और O2 दोनों गैसेज जैसे हमने प्रिपरेशन में देखा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज से ये बनी है तो उन्हीं में डिकम्पोज हो जाएगी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे और सपोर्ट करती है कंबस्टन को। NO का क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो चारकोल की मौजूदगी में तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है या फिर नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बनता है। और FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिंग टेस्ट में एक स्टेप होता है तो रिंग टेस्ट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। FeSO4.NO बनेगा। H2S + 2NO H2S के साथ यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसकी जो है वो रिडक्शन हो जाएगी +2 से ये चेंज हो जाएगी +1 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मीन इसकी रिडक्शन हो गई। H2SO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे यानी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो +2 से +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है मीन कि इसकी रिडक्शन हो रही है और ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीडाइज इट टू NO तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी NO2 में या जो है HNO3 में, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे अगर आप देखें ना तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो NO2 में इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और अगर हम KMnO4 के साथ या आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगी मीन कि यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। उसके बाद जी NO2 की बात करते हैं। नाइट्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन की बात करें तो लेड नाइट्रेट या फिर कॉपर नाइट्रेट जो है इनको हीट किया जाता है तो आपके पास इनके लेड का ऑक्साइड बनता है NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करवाते हैं तो
कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साथ में वाटर और साथ में NO2। जहाँ पे मेटल नाइट्रेट कोई और भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से मेटल नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं? लेड नाइट्रेट यूज़ किया ना यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हम सेकंड यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेड को, जिंक को, कॉपर को, या फिर अल्कली मेटल में से जस्ट लिथियम को यूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन की बात करें तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे स्टडी करें तो NO2 को जब कूलिंग की जाती है तो येलो लिक्विड बनता है, उसको जब फ्रीज़ करते हैं तो N2O4 बनता है जो कि कलरलेस सॉलिड है। उसको जब हीट करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो NO2 + N2O4 बनता है। और NO2 जहाँ से जो ऑब्टेन हो रही है गैस, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे तकरीबन 620 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो NO + O2 गैसेस बनती हैं जो कि कलरलेस गैसेस का मिक्सचर होगा। अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली हम इस रिएक्शन को लिखें तो NO2 गैस जो है इसको चेंज करेंगे, पहले हीट करेंगे तो ये NO2 लिक्विड में चेंज होगी, फिर जो है मज़ीद हीट करने पर N2O4 पेल येलो सॉलिड में चेंज होगी, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो NO2 में जो कि रेडिश ब्राउन है। उसके बाद मज़ीद इसे 620 तक हीट करेंगे तो NO और O2 कलरलेस गैसेज ऑब्टेन होंगी। कंबस्टन को ये सपोर्ट करने वाली गैस है, कंबस्टन सपोर्टर है। पोटाशियम, फॉस्फोरस और कार्बन की कंबस्टन में ये हेल्प करती है। NO2 की जब डिकम्पोजिशन होती है तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, इस वजह से ये कंबस्टन में हेल्प करती है। फॉस्फोरस की कंबस्टन में फॉस्फोरस ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड और साथ में NO की प्रोडक्शन होगी। और वाटर के साथ जब इसे रिएक्ट करवाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो फिर आपके पास नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो है वो जस्ट नाइट्रिक एसिड बनता है। अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ये आगे दोनों रिएक्शंस बता भी दिए हैं। दोनों अल्कलीज के साथ इनको रिएक्ट करवा रहे हैं तो नाइट्रेट और नाइट्राइड का मिक्सचर बन रहा है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किस तरह से कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फ़र की जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा देगी। ये -2 से 0 में जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, इट्स मीन के सल्फ़र की ऑक्सीडेशन हुई है। FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फ़र के +6 से +3 में जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद जो है पोटाशियम आयोडाइड में भी आयोडीन की 0 में जा रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है। फॉस्फोरस की बात करें तो ग्रीक वर्ड है फॉस्फोरस जिसका मतलब है लाइट बियरिंग। अकरेंस की बात करें तो ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता ये एलिमेंट, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट रॉक्स एज फॉस्फोराइट जिसका फार्मूला होता है Ca3PO4 ट्वाइस, जिसको हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था यानी कि सेकंड चैप्टर में। और एपेटाइट जिसका फार्मूला होता है Ca5FPO4 थ्राइस। तो यहाँ पे भी कैल्शियम आ रहा है तो ये आप कैल्शियम के मिनरल्स में भी एपेटाइट को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं करवाया था ये, तो आप कैल्शियम वाले मिनरल्स में भी इसको राइट कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ स्पेशली अकर इन सीड्स, एग यॉक्स, नर्व्स, brain and bone marrows in the form of lecithins present in bones as calcium phosphate which is essential constituents of bones। bone ash जो है उसमें 80% तक कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और which is an important source of phosphorus। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो 6 सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं फॉस्फोरस की। हमने यहाँ पे 3 इसके एलोट्रॉप्स देखने हैं, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस का फार्मूला होता है P4 यानी कि इसके 4 एटम्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वोलेटाइल है, वैक्सी येलोइश वाइट सॉलिड होता है वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, ये बेंजीन में और कार्बन डाइसल्फाइड में सोलूबल होता है वाइट फॉस्फोरस, लेकिन वाटर में इनसोलूबल होता है। इसके अलावा वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, डार्कनेस में ग्लो करता है यानी कि केमिल्यूमिनेसेंस जो है ये शो करता है, केमिल्यूमिनेसेंस। और बॉइलिंग पॉइंट इसका 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेपर्स जो हैं डिसोसिएट होते हैं अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम P4 to P2 मॉलिक्यूल्स केप्ट अंडर वाटर। रेड फॉस्फोरस की बात करें तो वाइट फॉस्फोरस को जब थोड़ी सी आयोडीन या सल्फ़र एज अ कैटलिस्ट के तौर पे उनकी मौजूदगी में जब वाइट फॉस्फोरस को हम हीट करवाते हैं वैक्यूम के अंदर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो रेड फॉस्फोरस ऑब्टेन होता है जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल होता है यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मच लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस एंड इट इज़ लेस पॉइजनस दैन वाइट फॉस्फोरस। इसके अलावा ये ग्लोइंग प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता, वाटर में भी और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसोलूबल होता है।
ब्लैक फास्फोरस की बात करते हैं, जो ये थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है फास्फोरस की, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है थर्मोडायनामिकली। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस अप टू 530 डिग्री सेल्सियस। दो इसकी फॉर्म्स होती हैं। अगर 530 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रेड फास्फोरस को हीट करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस प्रोड्यूस होता है, जो कि रोहम्बिक फॉर्म होती है। और अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेड फास्फोरस को हीट करते हैं तो बीटा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन होता है, जो कि मोनोक्लिनिक होता है। तीनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो जो वाइट फास्फोरस है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, रेड फास्फोरस उससे कम रिएक्टिव है और ब्लैक फास्फोरस सबसे कम रिएक्टिव है। स्टेबिलिटी की बात करें तो उलट हो जाएगा उनका, ब्लैक फास्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, रेड फास्फोरस उससे कम स्टेबल है और वाइट फास्फोरस सबसे कम स्टेबल है। उसके बाद जी हम बात करते हैं हैलाइड ऑफ फास्फोरस। तो हैलाइड के फास्फोरस में हम फास्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फास्फोरस पेंटा हैलाइड की बात करेंगे, ठीक है। तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड जो है इसमें फास्फोरस की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है PCl3, बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस और स्टेबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। प्रिपरेशन की बात करें तो P4 यानी कि वाइट फास्फोरस जो है उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो PCl3 की फॉर्मेशन होती है। P4 का SOCl2 के साथ सल्फोराइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब भी आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2Cl2 की प्रोडक्शन होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी क्लोरीनेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में चेंज होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास एसिड बनेगा, एसिड्स बनते हैं, ठीक है, और HCl के वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो अल्काइल हैलाइड बनेंगे, साथ में फास्फोरस का एसिड बनेगा, और एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो एसिड हैलाइड्स बनेंगे और साथ में फास्फोरस का रिस्पेक्टिव एसिड बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सब्लिमेशन पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है इन मॉइस्ट एयर विद इरिटेटिंग स्मेल। और PCl3 का इसकी फॉर्मेशन या प्रिपरेशन की बात करते हैं तो PCl3 के ऊपर जैसे हमने रिएक्शन देखे, क्लोरीन के साथ PCl3 का रिएक्शन करवाते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रोडक्शन होती है। वाटर के साथ वाइट फास्फोरस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में, तब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रोडक्शन होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हीट करने पर ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिनसे इसकी प्रिपरेशन की थी हमने। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, साथ में HCl की प्रोडक्शन होती है। और POCl3 जो बनता है वो वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करके H3PO4 बनाते हैं, साथ में HCl बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे ना यहाँ पे तो ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास PCl5 आ जाएगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है, 3 ये वाला और एक ये, 4 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। और साथ में जो है प्रोडक्ट साइज़ पे आपके पास H3PO4 आएगा और HCl के टोटल आपके पास 3 ये और 2 ये, 5 मॉलिक्यूल जो HCl के, ये जो था ये यहीं पे यूज़ हो गया था नेक्स्ट स्टेप में, तो उस वजह से इसको नहीं लिखेंगे। तो ये ओवरऑल जो है इसकी हाइड्रोलिसिस या वाटर के साथ रिएक्शन इस तरह से हम मेंशन करेंगे। जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और PCl3 बनेगा, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्काइल हैलाइड POCl और साथ में HCl, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड हैलाइड्स बनेगा POCl3 एंड साथ में HCl। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस की। फास्फोरस के ऑक्साइड्स में हम P2O3 या P4O6 और P2O5 यानी कि फास्फोरस ट्राइकल ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड जो है इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करें तो वाइट फास्फोरस की ऑक्सीडेशन से अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो फिर आपके पास P2O3 बनेगा, और अगर एक्सेस में ऑक्सीजन को लेंगे तो P2O5 बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो हमारे पास P2O3 है ये वाइट वैक्सी सॉलिड है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 22.8 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 173 डिग्री सेल्सियस, हाईली पॉइजनस है ये, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो P2O3 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, P2O5 में चेंज हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फास्फोरस एसिड बनता है। और इसके अलावा अगर कोल्ड वाटर के साथ करवाएंगे तो फास्फोरस एसिड, और हॉट वाटर के साथ करवाएंगे तो फास्फोरिक एसिड और साथ में फॉस्फीन बनेगा। उसके बाद हम P2O5 की बात करते हैं तो P2O5 की प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी। P4 का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो P2O5 बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, फेंट गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ P2O3, और सब्लाइम करता है एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो P2O5 का वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा इन अगले रिएक्शंस में। HNO3 का जब P2O5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो N2O5 बनेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखें तो सेम रह रही है, जस्ट इसमें से वाटर का रिमूवल हो रहा है। HPO3 साथ में बनेगा। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दोनों में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पर सेम है प्लास्टिक्स, और इस वजह से यहाँ से जस्ट वाटर का रिमूवल मीन के डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। CH3COOH के साथ भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा और C2H5OH के साथ भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। फिर हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्सी एसिड टोटल तकरीबन 6 या 7 ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे, 7 ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो जो पहला ऑक्सी एसिड है वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फीनिक एसिड जिसे हम कहते हैं H3PO2। अच्छा, इनको देख के आप लोग परेशान नहीं होएगा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ पहले, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो टेंशन ना हो कि ये हम लोग कैसे याद करेंगे। तो टोटल ये 6 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बल्कि 4 लिखे हैं यहाँ पे, तो इनको अब जो है आपको स्क्रीन सारी नज़र आ रही होगी। ये टिप आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले मैंने H3PO3 लिखा, H3PO2 लिखा, फिर H3PO3 लिखा, फिर H4P2O5 लिखा, फिर H4P2O6 लिखा, H3PO4 लिखा एंड H4P2O7 लिखा। तो इनमें आप देखें कि ऑक्सीजन जो है उसकी एटॉमिसिटी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम हैं, देन 3 हैं, देन 5 हैं, देन 6 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम एंड 7 ऑक्सीजन एटम। तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 2, 3 एंड 5 है जिनमें तो उनके नेम के आखिर पे OUS यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4, 6 एंड 7 है वहाँ पे हम IC की टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पे 2 और 6 ये दोनों में से कोई आ रहा है, 2 और 6 में से, उसके लिए हम हाइपो का वर्ड यूज़ करेंगे। 3 और 4 वालों के लिए हम जो है वो ऑक्सी का यूज़ करेंगे, और 5 और 7 वालों के लिए पायरो का यूज़ करेंगे। सॉरी, ऑर्थो का वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 3 और 4 वालों के लिए ऑर्थो, 2 और 6 वालों के लिए हाइपो, और 5 और 7 वालों के लिए पायरो का वर्ड यूज़ करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो इनको भी देख लें जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी थी। H3PO2 है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की पहले आप एटॉमिसिटी देखें, 2 ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है OUS यूज़ होगा। तो H3PO2 है तो ऑक्सीजन 2 थे, तो फॉस्फोरस का वर्ड यूज़ होगा, फॉस्फोरिक नहीं होगा, फॉस्फोरस, एंड पे OUS आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 2 वालों के लिए हम हाइपो का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होगा ये, ठीक है। H3PO2 जो है वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होगा। उसके बाद हम H3PO3 की बात करते हैं, तो 3 वालों के लिए भी OUS, तो फास्फोरस हो गया, ठीक है। लेकिन 3 वालों के लिए हम ऑर्थो यूज़ करते हैं, तो ऑर्थो फास्फोरस एसिड होगा H3PO3। जहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स 5 हैं, 5 वालों के लिए भी OUS यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए हम जो है वो पायरो का वर्ड यूज़ करते हैं, तो पायरो फास्फोरस एसिड होगा H4P2O5। इसके अलावा H4P2O6 की बात करते हैं, तो 6 ऑक्सीजन एटम वालों के लिए हम IC का टर्म यानी कि फॉस्फोरिक यूज़ करेंगे, और 6 वालों के लिए हम हाइपो यूज़ करते हैं, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होगा H4P2O6। और H3PO4 4 वालों के लिए हम ऑर्थो यूज़ करते हैं, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होगा ये। और H4P2O7 जो है, H4P2O7 7 वालों के लिए फॉस्फोरिक, ठीक है, और पायरो फॉस्फोरिक एसिड होगा ये। तो यहाँ पे आप लोगों को नेमिंग की समझ आ गई होगी। तो अब हम देख लेते हैं अपने सारे जो ऑक्सी एसिड्स हैं फास्फोरस के। सबसे पहले जो ऑक्सी एसिड है वो है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या जिसको हम फॉस्फीनिक एसिड भी कहते हैं, H3PO2। इसका स्ट्रक्चर याद कीजिएगा कि फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ OH है, एक तरफ 2 तरफ हाइड्रोजन है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फास्फोरस की, यहाँ पे बेसिसिटी जो है इसकी 1 है, यहाँ पे एक OH है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, तो बेसिसिटी 1 है, यानी मोनोप्रोटिक एसिड है। ऑर्थो फास्फोरस एसिड की बात करते हैं, या जिसको हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपके पास बिल्कुल उसी तरह होगा, बस वहाँ पे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 OH होंगे, ठीक है। तो +3 फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 बेसिसिटी है, यानी कि डाइप्रोटिक एसिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 73.6 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, H3PO4 का स्ट्रक्चर 3 OH ग्रुप लगे हुए होंगे, फास्फोरस का 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 बेसिसिटी है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डिलिक्वेसेंट है, मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर में सोल्यूबल है। डिलिक्वेसेंट मीन के नमी एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड में चेंज हो जाने वाला है, ठीक है।
ये सॉलिड जो है वो हवा में से नमी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज हो जाता है। पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O7 सॉरी, और इसका ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। पायरो का मतलब हीट होता है, ठीक है। मीन के यहाँ पे हम H3PO3 के 2 यूनिट लेंगे, दोनों को आप हीट करेंगे तो एक में से OH और एक में से H रिमूव होगा और ये दोनों आपस में ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो H3PO3 के स्ट्रक्चर को ओपन करके 2 H3PO3 के यूनिट बनाएं, उसमें से वाटर रिमूव करें हीट करने पर, तो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड आपके पास बनेगा और इसकी बेसिसिटी आपके पास 2 होती है। उसके बाद हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो है H4P2O6, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 जो है वो बेसिसिटी है। नेक्स्ट आ जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपने 2 यूनिट लिए H3PO4 के, ठीक है, और दोनों को जो है वो हीट करके उनमें से वाटर रिमूव किया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 बेसिसिटी है। लास्ट वन आपके पास आ जाता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड में HPO3 थ्राइस जो है, HPO3N है वैसे ये, HPO3 थ्राइस का स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो बेंजीन रिंग बनाएं। जहाँ पे हम कार्बन एटम बनाते थे वहाँ पे अल्टरनेटिव ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एसिड और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस एटम्स बनाते जाएँ और हर फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O और एक OH बनाते जाएँ, तो इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बारे में मज़ीद मैंने डिटेल नहीं लिखी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को बोरिंग लगेगी, लेकिन इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप देर तक इसको याद रख सकेंगे। तो बार बार रिवाइज़ करते रहें, अपने नोट्स बनाएँ और जो है बुक से लाजमी रीड किया करें। और ये वाला टॉपिक स्पेशली जो मैंने आपको ऑक्सी एसिड्स बताया ना फॉस्फोरस के, तो ये ऑक्सी एसिड्स की डिटेल थोड़ी सी और भी है FSC की बुक में, इनके रिएक्शंस, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा इनके प्रिपरेशन वगैरह। तो वो अगर आप लोग करना चाहें तो बुक से कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।